नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बाबू चैनल में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेंस। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसे महान फौजी भाई की आत्मकथा लेकर आई हूँ जिन्होंने अपना शरीर तो त्याग दिया लेकिन उनकी आत्मा ऑन ड्यूटी रही। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उनकी आत्मा ऑन ड्यूटी रही। कई लोग तो बोलेंगे हम आत्माओं पर यकीन करते हैं और कई लोग आत्माओं पर यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सच में मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए, क्या एक आत्मा को भी सैलरी मिल सकती है? क्या एक आत्मा का भी प्रमोशन हो सकता है? और इस कहानी को सुनने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। कोई जिंदा रहकर भी देश के काम ना आवे और कोई मरणोपरांत भी देश की सेवा कर जावे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी कुछ इस प्रकार है। बात है 4 अक्टूबर 1968, सिक्किम इंडो चाइना बॉर्डर नथुला के पास। ठंड का समय था और काफ़ी बर्फबारी थी और कुछ फौजी भाई अपने दूसरे फौजी भाइयों के लिए सामान लेकर जा रहे थे और अचानक से एक फौजी भाई गायब हो जाते हैं। उनको काफ़ी ढूंढा जाता है लेकिन वो नहीं मिलते। फिर उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। फिर अचानक से तीसरे दिन वो अपने एक साथी के सपने में आते हैं और एक जगह के बारे में बताते हैं और अगले ही दिन कुछ फौजी भाई उस स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पे वो उसी फौजी भाई का मृत शरीर देखते हैं और उनकी बंदूक भी वही पड़ी होती है। फिर उन पर जो चार्जेस लगे होते हैं वो सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं और उनको बड़े ही मान सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे दी जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बाबा हरभजन सिंह जी के बारे में, जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 पंजाब कपूरथला ज़िला में हुआ था, जिन्होंने अपनी पढ़ाई DAV से कंप्लीट की। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, 4 अक्टूबर 1968 में बाबा जी के साथ एक हादसा हो गया था। उस दौरान उनकी उम्र केवल 22 साल ही थी और अगर आज की युवा पीढ़ी की मैं बात करूं, वो लोग अपनी ज़िंदगी को नशे के अंदर ख़राब कर रही है, जो कि बेहद ही गलत है। दोस्तों, जब बाबा जी को अंतिम विदाई दे दी जाती है, फिर उसके बाद वो फिर से अपने एक और साथी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मेरी आत्मा ऑन ड्यूटी रहेगी, मेरी समाधि बना दी जाए। और फिर फौजी भाइयों के द्वारा बाबा जी का जहाँ बंकर था वहाँ बाबा जी की समाधि बना दी जाती है और बाबा जी का मंदिर बना दिया जाता है और बाबा जी के मंदिर में वैसे ही सारा सामान रखा जाता है। बाबा जी के स्नो बूट, बाबा जी का बिस्तर और हमेशा वर्दी को प्रेस करके रखा जाता था बाबा जी की। और रात के समय पे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और जब सुबह के समय मंदिर के द्वार खुलते थे तो वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे बाबा जी ने रात के समय पे यहाँ विश्राम किया हो और जो स्नो बूट थे उन पर मिट्टी लगी होती थी। और दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि जब कोई फौजी भाई काम के समय पर झपकी ले लेते थे तो बाबा जी उनके मुंह पर थप्पड़ मारते थे। जी हाँ दोस्तों, बाबा जी उनके मुंह पर थप्पड़ मारकर फिर उसको उठाते थे और उस समय पर कई फौजी भाइयों को बाबा जी से थप्पड़ भी बजे हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं था कि हमारी इंडियन आर्मी को ही विश्वास था बाबा जी पर, जब वही बाबा जी को महसूस करते थे, चाइना वालों ने भी बाबा जी को महसूस किया। उन्होंने कई दफ़ा इंडियन आर्मी को कंप्लेंट किया कि हमारे बॉर्डर के आसपास आपका कोई बंदा सफ़ेद घोड़े पे सफ़ेद कपड़ों में टहलता है, उसको हमारे बॉर्डर से दूर रखिए। फिर उसके बाद चाइना वाले इंडियन आर्मी को एक पत्र डालते हैं और फिर ये सारी बात के बारे में विस्तार में बताते हैं। और क्या होता है कि इंडियन आर्मी को इस पत्र के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि बाबा जी उनको पहले से ही बता रखा था कि आपको चाइना से पत्र आएगा और वापस आपने जवाब में लिखना है कि मैं उनको कुछ भी नहीं कहूँगा। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी चाइना वालों को पत्र में लिख देती है। फिर उसके बाद चाइना वालों को जब ये सारी बात पता चलती है तो उनका विश्वास बाबा जी के प्रति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग बाबा जी के लिए जब भी फ्लैग मीटिंग होती थी, स्पेशल बाबा जी के लिए कुर्सी लगाई जाती थी, क्योंकि वो महसूस करते थे कि उनके अलावा भी वहाँ पे कोई है और वो थे हमारे बाबा जी। और दोस्तों, जब ये बात लोगों तक पहुँची तो लोगों का भी विश्वास बाबा जी के प्रति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया और लोग भी बहुत दूर दूर से बाबा जी के मंदिर में बाबा जी के दर्शन करने आने लगे।
और वहाँ पे एक नोटबुक है जहाँ पे लोग अपनी विशेस को लिखते हैं। और उनका मानना ये है कि जो भी वो अपनी विशेस मांगते हैं, बाबा जी काम के समय के बाद जब भी मंदिर में लौटेंगे तो जो उनकी विशेस होंगी वो बाबा जी उनको पढ़ेंगे और उनकी विशेस पूरी होंगी। और हाँ दोस्तों, और लोगों की विशेस पूरी भी होती थी क्योंकि लोगों का विश्वास था बाबा जी के प्रति। और दोस्तों ऐसा नहीं था कि बाबा जी 12 महीने तक ही ऑन ड्यूटी रहते थे, वो भी अपने परिवार के पास जाते थे। जैसे हमारे दूसरे फौजी भाई छुट्टियों में अपने परिवार के पास जाते हैं, तो बाबा जी के लिए भी ट्रेन का टिकट बुक किया जाता था। फिर 2 फौजी भाई बाबा जी को छोड़ने के लिए उनके घर पे जाते थे। और जब स्टेशन पे पहुंचते थे और वहाँ पे इतना मेला लग जाता था बाबा जी के दर्शन करने के लिए, लोग बहुत दूर दूर से आते थे वहाँ पे भी। और स्टेशन पे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मेला लग गया हो, क्योंकि लोग का विश्वास था बाबा जी के प्रति। और फिर उसके बाद जब बाबा जी की 2 महीने की छुट्टियां समाप्त हो जानी, फिर 2 फौजी भाइयों ने आना और बाबा जी को बड़े ही मान सम्मान के साथ वापस मंदिर में ले जाते थे। और इसी बीच में जो बाबा जी के भाई थे, और वो सोचते हैं कि ये कहीं लोगों का अंधविश्वास तो नहीं, वो तो मेरा सगा भाई है, वो तो मेरा खुद का भाई है, वो मुझे क्यों नहीं महसूस होता, मुझे क्यों नहीं दिखता। और एक बार क्या होता है कि दोस्तों, जो बाबा जी के भाई होते हैं वो सुबह अचानक से जब उनकी आंख खुलती है वो सामने अपने भाई को देखते हैं। और जब वो अपने भाई को देखते हैं वो एकदम से घबरा से जाते हैं और उनके भाई उनके पास आते हैं और अपने भाई को कहते हैं कि ये मैं ही हूँ। और फिर उसके बाद वो उन पर रजाई ओढ़ते हैं और चले जाते हैं। जो बाबा जी के भाई थे उनका अपने भाई के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास मजबूत हो जाता है। और अपनी माता जी के देहांत के बाद जो उनका घर था, उन्होंने अपने घर का आधा हिस्सा गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया और उसको भी वैसे ही रखा गया जैसे नथुला में उनका मंदिर है, वैसे ही मान सम्मान में सारा सम्मान रखा गया बाबा जी के। दोस्तों अब मैं बात करती हूँ बाबा जी की रिटायरमेंट की। बाबा जी को रिटायरमेंट 2005 में मिलनी थी, लेकिन उनका अपने देश के प्रति प्रेम देखकर उनको रिटायरमेंट 2006 में दी गई। और जब बाबा जी ने इंडियन आर्मी पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन करी थी, उस समय वो एक सिपाही के दर्जे पे थे। और जब वो रिटायर हुए तो वो एक कैप्टन के दर्जे पर रिटायर हुए, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है और हमारे हर एक फौजी भाई के लिए। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए। और अगर आपको ये सच्ची फौजी भाई की कहानी पसंद आई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।